ध्वनि। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो कि श्रवण की संवेदना पैदा करती है। तो ध्वनि क्या है? ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना को पैदा करती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि कैसे गमन करती है? तो ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि कंपमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है, जिनमें कंपन होता है उन वस्तुओं से उत्पन्न होती है। पदार्थ जिनमें होकर ध्वनि गमन करती है वह माध्यम कहलाता है। तो पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनके माध्यम से ध्वनि गमन करती है उन्हें क्या कहा जाता है? माध्यम कहा जाता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, तरंगे के रूप में गमन करती है। लेकिन कौन सी तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंग होती है, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम जैसे कि द्रव, ठोस, गैस की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं, क्योंकि इनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो भैया ऐसे नहीं कि कहीं पर भी कैसी भी रहेगी, नहीं, जिसकी जैसी प्रकृति होगी, उस माध्यम की जिस प्रकृति होगी उस पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल। इसमें होकर वह गुजरती है, जिससे वह होकर गुजरती है उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है उसकी चाल। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि पदार्थ अलग हैं, उनकी माध्यम या फिर उनके आधार पर ही उसकी ध्वनि की चाल निर्भर करती है। तो जैसा पदार्थ होगा तो हर माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। गैस में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, तो गैसों में धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, क्योंकि इसको क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, तो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है। मतलब स्टील में नॉर्मल वायु के माध्यम से या फिर स्टील के माध्यम से जब गमन करती है तो 15 गुना तेजी से गमन करती है। अब आती है ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। मतलब जो पदार्थ है, माध्यम है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है और तापमान पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता जाता है वैसे ही ध्वनि की चाल बढ़ती जाती है। जैसे तापमान बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। अर्थात वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। मतलब गर्मी में जब तापमान ज़्यादा होता है गर्मी में, इसलिए गर्म दिनों में तापमान अधिक होने के कारण उसकी चाल गर्मियों में ज़्यादा होती है। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। मतलब तापमान पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है और आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ेगी, मतलब आर्द्रता बढ़ेगी, ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। स्पष्ट है कि ध्वनि की चाल शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। अब आती है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या है। पहले माध्यम, फिर ध्वनि की चाल। शुष्क वायु में, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर लेंगे हम शुष्क वायु, तो इसमें होती है 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड शुष्क वायु में। शुष्क वायु लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब तापमान बढ़ गया, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी 344 मीटर पर सेकंड। 344 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन 0 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन है तो 5130 मीटर पर सेकंड। लोहे की 5130 मीटर पर सेकंड होती है। अब आते हैं ध्वनि की आवृत्ति परिसर। ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। जो ध्वनि की जितनी भी आवृत्ति का परिसर होता है उसके आधार पर ध्वनि को 3 भागों में बांटा गया है। पहली आती हैं श्रव्य तरंगे, आश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। पहली आती हैं श्रव्य तरंगे। यह ध्वनि में जो ध्वनि होती है उसके परास लगभग 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मनुष्य 20,000 से कम की आवृत्ति नहीं सुन सकता, क्योंकि वे तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती। तो जो ये श्रव्य तरंगे होती हैं जिनको मनुष्य सुन सकता है, लेकिन इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इनका परिसर होता है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक, क्योंकि 20,000 से कम की ध्वनि मनुष्य नहीं सुन पाता। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि उसकी कान के पर्दे को दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। मतलब जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंग आवृत्ति होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वह कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं कर पाती कि वह तरंग को ग्रहण कर सके। फिर आती है अवश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव्स। ये क्या होती हैं? 20,000 से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य तरंगें कहा जाता है। वेल, गैंडा, हाथी अवश्रव्य तरंगों की पराश की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती हैं। तो जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं ये क्या होती हैं? 20,000 से कम आवृत्ति की अवश्रव्य तरंगें होती हैं।
अवश्रव्य तरंगे है ना, जिनको मनुष्य नहीं सुन पाता, लेकिन व्हेल, गैंडा, हाथी वगैरह जो होते हैं वह अवश्रव्य ध्वनियों की को सुन सकते हैं। और कई बार देखा जाता है जब भूकंप आते हैं या फिर कोई भी परेशानी आती है उससे पूर्व ही जंतुओं को पता चल जाता है, क्योंकि भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं, जो कि संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती हैं। फिर आती है पराश्रव्य ध्वनियाँ। इन्हें क्या कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से या 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है या पराध्वनि कहा जाता है। यह डॉल्फिन, चमगादड़ आदि जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं ये क्या होती हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। ये इनको डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जंतुओं के द्वारा सुना जाता है। पराध्वनि के अनुप्रयोग बताइए। तो पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगें होती है। तो पराध्वनि कैसी होती है? उच्च आवृत्ति की होती है। यह अवरोधों की उत्पत्ति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। तो कोई भी अवरोध होता है उसकी उपस्थिति के बाद भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। औद्योगिक चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जो पराध्वनियाँ होती हैं उनका चिकित्सा उद्योग में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पराध्वनियों को हृदय के भिन्न भागों से परावर्तित करके हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसी तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो जो पराध्वनि होती है इनको हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराया जाता है और हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। पराध्वनियों का उपयोग गुर्दे की छोटी पत्रियों को बारीक टुकड़ों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। जो हमारे किडनी में गुर्दे होते हैं उनमें जो बारीक बारीक सी पत्रियां होती हैं उनको और तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पराध्वनि का प्रयोग किया जाता है। फिर ये बाद में कण क्या होते हैं? मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग कहा जाता है। एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो सोनार है इसमें भी पराध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। क्या करती है? तो सोनार का पहला फुल फॉर्म आता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग हम जल के अंदर स्थित कोई भी पिंड है उसकी दूरी, दिशा, चाल को मापने में करते हैं। फिर आता है ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय या फिर मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया। कितने की है? 45 डेसिबल की है। अब आती है प्रतिध्वनि। किसी परावर्तक वस्तु जैसे कि इमारत हो गई, पहाड़ हो गया, उसके निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो ये क्या होगी? परावर्तित होगी ना, तो प्रतिध्वनि कहा जाता है इसे। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समयांतराल होना आवश्यक होता है। अब आते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। पहला आता है माध्यम, जैसे कि पहला है जल, सेकंड है इस्पात और थर्ड है नाइट्रोजन। इसमें ध्वनि की चाल को अवरोही क्रम में बताइए, नहीं अवरोही नहीं आरोही क्रम में बताना, मतलब बढ़ती क्रम में बताना। तो सबसे ज़्यादा किसकी में होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है हमारे इस्पात में, उससे कम होती है जल में और उससे भी कम होती है नाइट्रोजन में। तो बी इसका सही आंसर है। ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है जबकि गैस में न्यूनतम, और सामान्य ताप और दाब में वायु की ध्वनि का वेग लगभग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पर होगा? तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा हमारी धातुओं में, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा स्टील में होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। लोहे की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। गैस में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। स्पष्ट है कि ध्वनि का वेग इस्पात से अधिकतम होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, तो सबसे ज़्यादा गमन तीव्र प्रगमन किसमें करती है? तो वह करती है ठोस में। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल, इस्पात में ध्वनि की चाल है तो बताइए, तो सबसे ज़्यादा होती है इस्पात में।
उसके नहीं, सबसे कम होती है वायु में, उससे ज़्यादा होती है वाटर में, उससे ज़्यादा होती है इस्पात में, सॉलिड में। तो ए आंसर सही हो जाएगा। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल तीव्रतम होगी? तो वन एंड ऑन आंसर है लोहा, इस्पात। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व प्रत्यास्था पर निर्भर करती है। यदि माध्यम का घनत्व प्रत्यास्था अधिक होती है तो ध्वनि की गति अधिक होती है। 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। ध्वनि तरंगे क्या है? ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं? नहीं। केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं? नहीं। तीनों माध्यम में चल सकती हैं। केवल गैस में चल सकती हैं? तो ये भी गलत है। लास्ट है डी, ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं, तो ये सही है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में अधिकतम, द्रव में कम और गैस में न्यूनतम होता है। ध्वनि का जो वेग है वह हवा में 332 मीटर पर सेकंड होता है, जल में 1400 मीटर पर सेकंड होता है और लोहे में 5000 मीटर पर सेकंड होता है लगभग। नीचे दिए गए विकल्प में किस में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? तो निर्वात में नहीं जा सकती आर पार। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर पाती। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती तो निर्वात में नहीं चल सकती। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को क्या करना पड़ता है? तो जो हॉल की दीवारें होती हैं उनको ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ऐसी दीवारें बनानी चाहिए। अधिकतम ठोस और कठोर सतहें ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं, जबकि कोमल और नरम सतह ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं। यदि म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित कर देंगी तो श्रोताओं को प्रतिध्वनि अर्थात इको सुनाई पड़ेगी। अतः ध्वनि तरंगों को प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की दीवारों और छत नरम पदार्थों जैसे कि फाइबर ग्लास की बनाई जाती हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 16.5 मीटर की, लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। जब कोई ध्वनि होती है तो उसके संवेदन हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक बनी रहती हैं। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनाई देती हैं। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 0.1 सेकंड में स्रोत के पास वापस आ जाए। वायु में ध्वनि का वेग लगभग 332 या 330 मीटर पर सेकंड होता है और 1/10 सेकंड में ध्वनि चाल जो चली गई न्यूनतम दूरी होगी वह होगी 330 × 1/10 = 33 मीटर। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि के स्रोत की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 30/2 = 16.5 मीटर, लगभग 17 मीटर। ध्वनि का स्रोत या परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे? तो होनी चाहिए लगभग 17 मीटर की। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ये होता है 330 मीटर पर सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होता, निर्वात होता है और निर्वात में वायु या जो ध्वनि है वह गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता। यही कारण है कि वहां द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए ध्वनि तरंगों का संचरण चांद पर नहीं हो पाता। फलतः चंद्रमा के सतह पर या धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। यदि अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठियों को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन पाता, क्योंकि वहां पर निर्वात है, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ऐसा तो कोई बात नहीं है। दूसरा, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो ये सही है, हाँ, कि जो ध्वनि होती है वह शैवालों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में ही प्रगामी होती है। तो ये सही है, तो केवल बी सही है। लंबी बांसुरी, अधिक लंबी बांसुरी से अधिक लंबी या बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि उत्पन्न होती है, किंतु किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः कम लंबाई की बांसुरी में उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार कथन ए सही नहीं होगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि का संचरण किसी भी माध्यम में केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। तो कोई भी ध्वनि है उसका संचरण केवल अनुदैर्ध्य तरंग में ही होता है। अतः शैल में भी ये अनुदैर्ध्य, ये लॉन्गिट्यूडनल तरंगों के रूप में ही संचरण करेंगे। अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं, अर्थात कथन भी सही है। अब आते हैं पराश्रव्य ध्वनियों या तरंगों के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? तो ये कीटों को नष्ट कर देती हैं। जो छोटे छोटे कीट होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं, ये सही है। यह कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर देती हैं। तो ये भी उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो इनका प्रयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। यह स्वचालित वाहनों को नियंत्रित करती हैं। तो ये भी सही है, उपयुक्त सभी सही हैं। ध्वनि तरंगें तीन प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 से 20,000 तक होती हैं। अवश्रव्य तरंगें, इनकी आवृत्ति 20,000 से कम होती है। और पराश्रव्य ध्वनि तरंगें, इनकी आवृत्ति 20,000 से अधिक होती है और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। इनका प्रयोग संकेतक के रूप में कीटों को नष्ट करने में, कपड़ों से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को, वाहनों को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई को नापने में, छिपी वस्तुओं को खोज करने में, गर्म या द्रव को गर्म करने में, विविध चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से ज़्यादा। पराश्रव्य ध्वनि जिनको अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। यह ध्वनियों के लिए यह शब्द उन ध्वनियों के लिए प्रयुक्त होता है जिनकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का पराश 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है। इसलिए 20,000 से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। अब आता है मनुष्य की श्रवणता की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य कितना सुन सकता है? 20,000 से 20,000 तक। एक जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, तो जो ECG होता है, उसमें तो किया जाता है। और सोनोग्राफी में हमारे सोनोग्राफी अल्ट्रासोनिक चिकित्सीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रव्य ध्वनियों पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक होती है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई प्रयोग हैं, जिसमें गर्भावस्था में जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उनके स्वास्थ्य की जानकारी करने के लिए या पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करते हैं। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकती है और अपना शिकार भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि वह पराश्रव्य तरंगों को निकालती है और उनके द्वारा ही वह निर्देशित होती है। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। ये तरंगें रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत पर लौट जाती हैं। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा, दूरी का अनुमान लगा लेता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हृदय अवश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। तो ये सही है क्योंकि हम तो सुन ही नहीं सकते। ध्वनि की गति गैस में, द्रव में और ठोस की तुलना में अधिक होती है। तो नहीं, गैस में अधिक कैसे हो जाएगी? वो तो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, तो बी गलत हो जाएगा। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो हाँ, जो मैक संख्या होती है वह ध्वनि की
गति वर्णित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो तीसरा सही है। पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो ये भी सही है, मतलब पहला, तीसरा और चौथा सही है। हृदय अपश्रव्य तरंग आवृत्ति की तरंग या कंपन उत्पन्न करता है, जिससे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे ज्यादा होती है। मैक संख्या सामान्यतः किसी पिंड की गति को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब यह पिंड ध्वनि की गति उससे अधिक गति में विचरण कर रहा हो तो पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराध्वनिक जेट की उड़ने के कारण क्या होते हैं? तो जो पराध्वनिक जेट होते हैं उनके उड़ने का कारण होते हैं क्या? ओजोन लेयर में बाधा। ये क्या करते हैं? तो ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करते हैं। जो विमान अग्रभाग में वायु को खींचकर पीछे वाले भाग में दोहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार प्रभावित करते हैं, अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, ये जेट विमान कहलाते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं, इन्हें सुपरसोनिक जेट कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल दाब कम होता है। इसका कारण यह है कि जेट विमान सरलता और तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं NOx, यह समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। समुद्री तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। तो ध्वनि बतानी है हमें, तो क्योंकि कारण क्या है? ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। इसमें देखो क्या है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल से अधिक होगी। तो ये गलत है, नहीं हो सकती, तो पहला गलत है। फिर आते हैं ध्वनि की गति परावर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो ये सही है कि जो ध्वनि की चाल है वह परावर्तित जो माध्यम है उसके ताप पर निर्भर करती है। तो R सही है, एक गलत है। पराध्वनिक पिंड सुपरसोनिक बॉडीज की चाल को मैक संख्या से व्यक्त किया जाता है। किसी पराध्वनिक यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। तो किसी पराध्वनिक जो यान है उसकी जो मैक संख्या या फिर पराध्वनिक यान है उसकी चाल वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। चूंकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 डिग्री या 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण ध्वनि की वेग कम हो जाता है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की संख्या मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग में वह कम होने के कारण वायुयान का वेग भी कम हो जाएगा। तो जो मैक संख्या कम होगी तो वायुयान का वेग भी कम हो जाएगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है, मतलब तापमान बढ़ेगा ध्वनि की चाल बढ़ेगी। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो यदि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो वेग कितना बढ़ जाएगा? 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। डेसिबल किसको मापने का मात्रक है? तो इससे मापा जाता है वातावरण में ध्वनि को। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को डेसिबल कहा जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है और 1 डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करेंगे? तो ये होती है 30 डेसिबल की लगभग। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापते हैं। तो ध्वनि का स्रोत और तीव्रता, यदि फुसफुसाहट हो रही है तो 15 से 20 डेसिबल की तीव्रता होगी। साधारण बातचीत करने पर 30 से 60 तीव्रता होगी। गुस्से में बातचीत करने में तो 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि होगी। ट्रक मोटरसाइकिल के लिए 90 से 95 डेसिबल की ध्वनि
यंत्र कारखानों में 100 से 110 डेसिबल की, ऑर्केस्ट्रा वगैरह के लिए 110 से 120 डेसिबल की और जेट विमान की 140 से 150 डेसिबल की होती है। 100 डेसिबल का रब या नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होता है तो किसके बराबर होता है? जो यंत्र कारखाने के शोर से 100 डेसिबल का नॉइस उत्पन्न होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण क्या होगा? तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण होगा 45 डेसिबल। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है तो जो मनुष्य के लिए कितना शोर सह सकता है तो वह 85 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जागने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 80 डेसिबल के शोर से लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है और 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने से अधिक सीमा होती है। किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है? तो 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि है तो मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है 60 डेसिबल। एक मजदूर रेल की पटरी पर काम कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ी की ध्वनि को सुनता है तो उसे 2 बार ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है जिस कारण रेल की पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंच जाएगी बाद में वायु से होकर, इसलिए उसे 2 बार सुनाई देती है। जब सितार या बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण होता है। तो ध्वनि का सितार में और बांसुरी में जो ध्वनि का भेद होता है कैसे होगा? तो केवल ध्वनि गुणता से होता है, उसकी क्वालिटी से। ध्वनि की गुणता ध्वनि में उपस्थित शनादीय और अधीर स्वरों की संख्या, उसका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करता है। सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में भी उससे उत्पन्न ध्वनि का वेग या भेद ध्वनि की गुणता के कारण ही पहचाना जा सकता है। तो ध्वनि की गुणता में क्या होते हैं? शनाद होते हैं और अधीश्वरों की संख्या होती है जिससे उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करता है। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों और अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। तो ये सही है, जो बड़े बड़े गिरजाघर होते हैं, बड़े भवन होते हैं, वहाँ पर ही अनुरणन का प्रयोग मतलब प्रतीत किया जा सकता है, सुना जा सकता है। दीवारों और छत धरातल से अव्यक्त ध्वनि परावर्तित हो सकती है। तो बी भी सही है, कारण भी सही है कथन के साथ। जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारें तथा छत से क्रमित परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है। इसे अनुरणन कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वरग्राम तो क्या होते हैं? 7 आवृत्ति वाला होता है। स्वर शा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। तो केवल एक ही सही है, भी गलत है। सामान्यतः हम किसी संगीत पद्धति में विभिन्न आवृत्ति वाले टोन होते हैं और उनकी पुनरावृत्ति होती है। संगीत पद्धति में 7 टोन होते हैं भारत की संगीत में और इनकी आवृत्ति हर्ट्ज में इस प्रकार होती है। तो एक जैसे सा उसकी होती है 265 आवृत्ति, 265 होती है शा की। रे की होती है 294, रे 294। गा 330, तो गा जो वायु की होती है 330 उतनी। माँ 349, माँ 349 आवृत्ति होती है। पा तो 392,
पा की आवृत्ति होती है 392, धा 440 आवृत्ति होती है, तो धा की होती है 440 आवृत्ति, नी 494 की आवृत्ति होती है, नी 494 की आवृत्ति होती है। निम्नलिखित में से किसी तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी, तो क्या है जिसकी तरंग लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, तो जो रेडियो तरंगें होती हैं उनकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है रेडियो तरंगों की। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंगदैर्घ्य के संदर्भ में अवरोध क्रम इस प्रकार होता है, तो सबसे ज़्यादा होती है रेडियो तरंगें, उससे कम होती है माइक्रोवेव, उससे कम अवरक्त विकिरण, फिर दृश्य प्रकाश, उसके बाद परावैंगिक विकिरण और एक्स किरणों के बाद होती है गामा की। सबसे कम किसकी तरंगदैर्घ्य होती है, तो गामा की। स्पष्ट है कि रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और गामा तरंगों की या गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो एक टीवी के सेट को नियंत्रण करने के लिए हम रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, जो टीवी रिमोट होता है। टीवी के रिमोट नियंत्रण इकाई में अधिकतर अवरक्त विकिरण का प्रयोग होता है, किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। अवरक्त इंफ्रारेड एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं, तो जो सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में परावैंगिक होती हैं वो क्या होती हैं, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। सामान्यतः टेलीविजन में रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें अवरक्त किरणें होती हैं। उल्लेखनीय है कि रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन को ऑन ऑफ करने में ही नहीं बल्कि चैनल, आवाज़ और तीव्रता, चित्र की गुणता आदि को भी नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त, इंफ्रारेड। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उसके टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है अवरक्त किरणों को। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में विद्युत चुम्बकीय विकिरण में प्रयोग में लाई जाती है अवरक्त किरणें। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टीवी का स्विच ऑन करने पर श्रव्य दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़ती है, किंतु टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। कैसे, तो जो दूरदर्शन प्रसारण होता है इसमें जो चित्र संदेश होते हैं उनका संचरण होता है आयाम मॉड्यूलन के द्वारा। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन या चित्र संदेशों के संचरण के लिए आयाम मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य तरंगों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, तो टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य तरंगों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन में 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है और इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहन तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो एक रेडियो स्टेशन है वहाँ पर 30 मीटर बैंड पर प्रसारित प्राप्त करना है, तो इस स्टेशन पर प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति होनी चाहिए 10 मेगाहर्ट्ज। कैसे, देखो n होता है C/I। n होती है आवृत्ति, c होता है प्रकाश की चाल और I होती है तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ और हमें कितनी तरंगदैर्घ्य है 30 की तरंगदैर्घ्य है, उसे डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 10 मेगाहर्ट्ज। कथन, रेडियो तरंगें विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में बाधित हो जाती हैं, तो ये सही है। जो रेडियो तरंगें होती हैं वह विद्युत जो चुम्बकीय क्षेत्र है वहाँ से बंकित या फिर बाधित होती हैं। रेडियो तरंगों की आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय होती है, तो ये सही है। जो रेडियो तरंगें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, विद्युत चुम्बकीय होती है।
पहला गलत होगा कि रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र से वंचित होती हैं या बाधित होती हैं। कथन गलत है और कारण सही है, क्योंकि रेडियो तरंगें विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती हैं, अतः वे सामान्यतः विद्युत चुंबकीय या विद्युत क्षेत्र में या क्षेत्र से अप्रभावित होती हैं और अबाधित होती हैं, किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता।